अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 13 एग्लोमरेशन प्रोसेसेस कैन 1104 पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे एग्लोमरेशन प्रोसेसेस रह गए थे उनके बारे में हम फर्दर कुछ डिटेल्स देखेंगे। इनमें से कुछ प्रोसेसेस की जो वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर नंबर 12 में शो कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है मोर और लेस वो थ्योरेटिकल बेसिस होगा। आज के लेक्चर के कंटेंट्स में अगेन हम उसी तरह जो शुरू की 3-4 स्लाइड्स हैं वो सेम है एज जस्ट लाइक द प्रीवियस लेक्चर। उसमें यूनिट ऑपरेशन और मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग है, एग्लोमरेशन प्रोसेसेस हैं, प्रेस एग्लोमरेशन है, टाइप्स ऑफ रोलर प्रेस मशीन्स, ओपन रोलर प्रेस, माइक्रो प्रोसेसेस एंड डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म एट पाउडर प्रेस एग्लोमरेशन, palletizing machines, reciprocating piston and die press, rotary tableting machine, ram extrusion press for coal briquetting, comparison between ram extrusion and die extrusion, compaction mechanism in a ram press, centering mechanism, tensile strength of agglomerates, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्लोमरेट्स और एट द एंड हम कुछ अपने रिकमेंडेड बुक्स देखेंगे। यूनिट ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। हम इस वक्त साइज रिडक्शन की जो हमने प्रोसेसेस थे उनको देख चुके थे। हम इस वक्त जो साइज रिडक्शन के बाद साइज एनलार्जमेंट से जो रेलिवेंट ऑपरेशंस हैं हम उनकी बात कर रहे थे। और साइज एनलार्जमेंट में जो मेजर ऑपरेशन था एग्लोमरेशन है, उसकी हम ऑलरेडी हम ये आज का उसका ये लास्ट लेक्चर होगा एग्लोमरेशन के टॉपिक का। एग्लोमरेशन प्रोसेसेस में हमने देखा था कि जो उसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्लोमरेशन प्रोसेसेस हैं। टंबल एग्लोमरेशन है जो कि ग्रोथ या एजिटेशन एग्लोमरेशन है, और उसके अलावा आपके पास प्रेस एग्लोमरेशन है जिसको आप कॉम्पैक्शन भी कहते हैं। उसके अंदर आप प्रेस एग्लोमरेशन के जरिए कॉन्टिन्यूअस शीट्स या सॉलिड फॉर्म्स, कोई टैबलेट्स, कोई ब्रिकेट्स वगैरह आप बनाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास सिंटरिंग या थर्मल प्रोसेसेस हैं। ये हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं ये वाली स्लाइड कि इसमें आपके पास जो पार्ट ए है बेसिकली ये आपके पास जो आपकी रोलिंग या ग्रोथ एग्लोमरेशन है, टम्बलिंग एग्लोमरेशन है, ये बेसिकली है जिसको आप मुख्तलिफ किस्म की डिस्क्स के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के टैंक के अंदर, रोटरी ग्रैनुलेटर्स के अंदर ये फिनोमेना अचीव करते हैं। आज के लिए हमारे ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो पार्ट बी है आपके पास प्रेस एग्लोमरेशन है, किस तरीके से फोर्स जो है वो मेजर रोल प्ले करती है और आपके पास जो फोर्स लग रही है बेसिकली इस फीड मटेरियल पर, this force is being applied on this solid material inside a die। कोई आपके पास सांचा है, जैसे आपके पास देखिए बर्फ आप जमाते हैं घरों में फ्रिज के अंदर, तो वो आपके पास जिस डिज़ाइन का आपका बर्फ के वो सांचा होगा, वो प्लास्टिक के सांचे होंगे, बर्फ आपके जो आइस के क्यूब्स हैं वो उसी सांचे के बन जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास डाइज हैं, वो मटेरियल आपके पास सॉलिड मटेरियल मौजूद है जिसके अंदर फीड मौजूद होगी। फीड को जब आप प्रेस करते हैं तो वो डाई की शेप अख्तियार कर लेती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सिंटरिंग का जो मैकेनिज्म है, ये सिंटरिंग है, थर्मल प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर हम ऑन अप्लाइंग हीट हमारे पास फिजिकल जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं कि वो थोड़ा सा आपके पास बिफोर मेल्टिंग, वो जो आपके पास उसकी बिफोर द लिक्विफेक्शन वो जिस तरीके से मटीरियल अपने करीब आ गया है, उसके बाद उसके साथ वो एक सॉलिड आपको एक सिंटर मिल गया। प्रेस एग्लोमरेशन में वीडियोस आप लोग ऑलरेडी देख चुके थे। इसकी प्रेस एग्लोमरेशन में किस तरीके से मैंने एक सिंपल सी एक वीडियो दिखाई थी कि आपके पास जो है हेयर डस्ट है, तूड़ी है आपके पास, उसको आप किस तरीके से जो है पैलेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे कि आप जस्ट उसके लिए प्रेस करते थे और प्रेस की वजह से वो जो लूजली बाउंडेड आपकी हेयर डस्ट है, तूड़ी है, वो आपके पास जो है एग्लोमरेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो आपके पास प्रेस एग्लोमरेशन है ये साइज एनलार्जमेंट का ही फिनोमेना है।
एग्लोमरेशन का प्रोसेस है जिसमें आप लार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको फॉर्म करते हैं, और लार्ज पार्टिकल्स बनाने के लिए आप एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई करते हैं। और इसके लिए लाजमी है कि आप ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करें ये आप अपने ड्राई पार्टिकुलेट सॉलिड्स पर अप्लाई करें। और ये जो ड्राई पार्टिकुलर सॉलिड्स होते हैं इनको आप अपनी क्लोज्ड डाइज के अंदर जो है उनको फीड करते हैं, और उनके ऊपर फिर इन डाइज के ऊपर आप वो फोर्स लगाते हैं। तो होता क्या है कि जिस तरह की आपके पास ये डाइज, उसी तरह का आपका एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट आपको हासिल हो जाएगा प्रेस एग्लोमरेशन। प्रेस एग्लोमरेशन में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली जो इस प्रोसेस को डिस्टिंग्विश कर रही है फ्रॉम द अदर एग्लोमरेशन प्रोसेसेस, वो आपके पास अप्लाइड फोर्स है। और उस अप्लाइड फोर्स का क्या लेवल है, क्या मैग्नीट्यूड है, कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करती है बेसिकली आपके जो प्रेस एग्लोमरेट है, जो आपका एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट अचीव्ड आफ्टर प्रेस एग्लोमरेशन है, उसके ऊपर जो प्रेशर है बेसिकली वो जो आप फोर्स लगा रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, वो जो प्रेशर आप लगा रहे हैं, ये उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से प्रेस एग्लोमरेशन के अंदर हम मीडियम और हाई प्रेशर जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हैं प्रेस एग्लोमरेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास बेसिकली जो आपके लो या मीडियम प्रेशर एग्लोमरेशन प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर आपके पास जो आपके फीड मटेरियल है, जब उसको आपने एंटर कर दिया इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस, उसके बाद उनको जब आप एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करने का मतलब क्या है, ये आपने कीमे वाली मशीन को अपने जहन में लेके आइए। क्या आप देखते हैं कि कीमे वाली मशीन में किस तरीके से जब आप उसको गोश्त को प्रेस करते हैं उसके बाद वो आपका बिल्कुल कीमे जो मशीन की शक्ल में जिसमें उसके सुराख होते हैं उसमें से आपको लंबी लंबी सी रस्सियों की मानिंद वो सवैयां जिस तरह का सुराख होगा, जितने डाया का सुराख होगा उसी तरह आपको एक्सट्रूड होती हुई आपको उन ओपनिंग में से, उन डाई प्लेट्स में से आपको मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली आपके पास जो है प्रेस एग्लोमरेशन है। और यही चीज इसकी वीडियो हम लोगों ने देखी थी कि जो लास्ट टाइम कि आपके पास वो जो हे डस्ट थी, उस हे को किस तरीके से उन्होंने जो प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद आपको जो एग्लोमरेट्स मिले थे, जो प्रेस एग्लोमरेट्स मिले थे बेसिकली वो एक्सट्रूड हो गए थे। उन जो बॉटम वाली प्लेट थी जो रोटेट हो रही थी, और उसका जो साइज था वो बिल्कुल उसी तरह, उसका जो डायमीटर था वो उन्हीं होल्स के मुताबिक था जिसमें से वो एक्सट्रूड हो रहे थे। जो आपके पास हाई प्रेशर एग्लोमरेशन होती है, हाई प्रेशर एग्लोमरेशन के लिए हम कोई पंच एंड डाई या स्पेशल काइंड ऑफ रोलर प्रेसेस यूज करते हैं। वो आपकी हाई जो प्रेशर एग्लोमरेशन है, और उसको आप कह सकते हैं कि वो आपकी प्रेस एग्लोमरेशन है। तो बेसिक जो है आपके पास सिंपली जो एग्लोमरेशन होगी उसके अंदर ऑलरेडी हमने देखा है कि आपके पास जो मटेरियल है वो एक्सट्रूड हो रहे हैं। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है after being injected into the die, it is being extruded through openings, और वो आपको extruded product मिल रहा है। और उसके मुकाबले में जब आपके पास हाई प्रेशर एग्लोमरेशन है उसमें से आपको पंच एंड डाई या कोई रोलर प्रेसेस की मदद से कोई आपके पास जो प्रेस एग्लोमरेटेड का प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो रहा है। इस दौरान एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि प्रेस एग्लोमरेशन में बाज़ औक़ात हम कॉम्पैक्ट्स भी बना लेते हैं, क्योंकि आपको देखिए जब आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने के बाद आपके पास एक कॉम्पैक्टेड एग्लोमरेट आ जाएगा, और वो जो कॉम्पैक्टेड एग्लोमरेट आ जाता है तो बाज़ औक़ात वो काफ़ी बड़ी शेप में होता है, और आप उसको फिर फर्दर उसको अपने प्रोडक्ट्स में देने के लिए, या मिसाल के तौर पर आपका बल्क सॉलिड थे, आपका पाउडर मटेरियल था, पाउडर मटेरियल से यू हैव मेड अ लार्ज कॉम्पैक्ट। अब आपने उस लार्ज कॉम्पैक्ट को फर्दर आप कुछ क्रश करके अपने ग्रैनुलर उसका प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको जो है आप वो ग्रैनुलर प्रोडक्ट, इट इज स्टिल लार्जर इन डाया एज कंपेयर टू योर फीड मटेरियल व्हिच वाज बल्क सॉलिड। इसी वजह से अभी भी ये एग्लोमरेट है, लेकिन आपने इस प्रोसेस के अंदर भी जो है साइज रिडक्शन थोड़ी सी इस्तेमाल कर दी है, उसके बाद स्क्रीनिंग इस्तेमाल की है, और आपके पास कोई ग्रैनुलर प्रोडक्ट हासिल हो जाता है जिसको आप फर्दर यूज कर लेते हैं किसी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। एक छोटी सी मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई है कि ये टिपिकल हमारे पास पिक्चर्स हैं बेसिकली प्रेस एग्लोमरेशन के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ये आपके पास ये ब्रिकेटिंग मशीन है,
आपके पास कंप्रेशन ग्रैनुलेशन सिस्टम है जिनके अंदर आप प्रेशर लगाकर बेसिकली किस तरीके से आप प्रेस एग्लोमेरेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जो रोलर प्रेस मशीन्स हैं जरा उनको देखते हैं कि रोलर प्रेस मशीन्स क्या होती हैं। कि आपके पास ये देखिए कि जो ये मैंने ए डायग्राम शो की हुई है, ये एक आपके पास रोलर कॉम्पैक्टिंग मशीन है। दो रोल्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये दो रोल्स, एक रोल जो है एरोज की मदद से आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपके पास ये एक जो है वो क्लॉकवाइज और दूसरा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। फीड आप टॉप से एंटर करेंगे और इन दो रोलर्स के दरमियान में ये जब फीड रोल होगी तो उसके बाद आपके पास कोई जो एक लॉन्ग शेप आपके पास एक रोलर कॉम्पैक्टिंग मशीन से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास रोलर ब्रैकेटिंग मशीन है। मैकेनिज्म उसका सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि उसकी जो आपके रोल्स हैं उन रोल्स के एक्सटर्नल जो सरफेस है उसकी कोई स्पेशल किस्म की शेप होगी, उसके कोई टीथ्स होंगे जो कि आपको कॉन्टिन्यूस कॉम्पैक्ट के बजाय आपको कोई ब्रिकेटिंग जो ब्रिकेट्स हैं वो आपको दे रहा है। तो होगा क्या कि आप उसी तरह आप फीड एंटर करेंगे और जब फीड एंटर करेंगे तो ये दो रोल्स हैं और ये जो दो रोल्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और जब आप फीड टॉप से एंटर कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर of these rolls, your feed will be converted into briquettes और वो briquettes आपको यहाँ से हासिल हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास रिंग रोलर प्रेस है, is also a special kind of roller press machine। एक आपके पास एक्सटर्नल रोल है, उसके अंदर रिंग है, एक छोटा सा रोल है जिसको रिंग कह रहे हैं। दोनों जो हैं आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसके जो आपके पास जो लार्ज रोलर है उसका जो इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि आपके पास उसके अंदर जो फीड मटेरियल एंटर की जाती है उस फीड मटेरियल से ही आप उसको जो है प्रेस करके अपने एग्लोमरेट्स को हासिल कर लेते हैं। एक इंडस्ट्रियल स्केल हमारे पास ये जर्मन कंपनी है कुर्पन, उनका ये रोलर प्रेस है। ये उसका इंटरनल जो उसकी डायग्राम है ये आपको शो की गई है कि किसी ने ये इसका एक्सटर्नल एक से बहुत बड़ा सरफेस होता है जहाँ पे आपके हॉपर होगा, उसमें से कोई फीड आ रही होगी। ये उसका इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है, सॉरी किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास ये दो रोल्स हैं, ये रोल्स दोनों, एक रोल जो है क्लॉकवाइज, दूसरा जो है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ये जो रोल है इस रोल्स के ऊपर आप सरफेस देख सकते हैं, ये सरफेस जो है दे आर रिप्लेसेबल रिंग्स और इसके अलावा इनके ऊपर कुछ जो है ये आप इनको या रिप्लेसेबल रिंग्स होंगे या आपके पास कोई ये चेन होगी कि स्लीव की माने जो कि प्रेस कर रही होगी, बेसिकली प्रेस करने में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा आपके पास ये जो आपके रोल्स हैं, इन रोल्स की जो मेन कोर है वो ये वाली एरिया आपको शो हो रहा है जिसके अंदर ये रोल्स फिक्स किए गए हैं। और इसके अलावा आपके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर मौजूद है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक रिसीवर और ये हाइड्रोलिक पंप्स। ये बेसिकली आपके पास जो है हाइड्रोलिकली इसको रोटेट कराने के अंदर जो इसका मैकेनिज्म है उसमें दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक ग्रीस लुब्रिकेशन है क्योंकि देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स इनसाइड व्हिच कंपोनेंट्स आर बीइंग यूज्ड व्हिच आर कंटिन्यूअसली इन रोटेशन। तो आपके पास ये मैकेनिकली ये रोटेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसकी प्रॉपर कंटिन्यूअस जो लुब्रिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लुब्रिकेशन अगर आपकी यूनिफॉर्म होगी तो ये इक्विपमेंट वेयर एंड टियर जो है उसकी कम से कम होगी और एफिशिएंटली ये काम कर सकेगा। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहे हो थोड़े थोड़े आपको गेजेस, प्रेशर गेजेस नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली जो हम रिक्वायर्ड प्रेशर वगैरह अचीव कर रहे हैं उसके लिए ये गेजेस जो मौजूद है। तो ये इसके ऊपर पूरा कवर होता है, उसके ऊपर साथ में आप टॉप पर जो है हॉपर होगा, उस हॉपर से कोई फीड इसमें एंटर हो जाएगी और उस फीड को आप इस रोलर प्रेस की मदद से यू विल यूज अ हाई प्रेशर एग्लोमरेशन प्रोसेस। और ये हाई प्रेशर जो प्रोसेस है जिसकी मदद से आप ये इस रोलर प्रेस की मदद से अपना जो प्रोडक्ट है उसको अचीव कर लेंगे। दिस रोलर प्रेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग कंटिन्यूअस शीट्स।
ये जो कॉन्टिन्यूस शीट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, जैसे मैंने आपको दरवाजे की मिसाल दी थी कि ये जो दरवाजे हमारे पास आते हैं ये बेसिकली अब लकड़ी के दरवाजे होते नहीं है। आपके पास ये चिप बोर्ड है, मटेरियल है आपके पास इंडस्ट्रियली आपने बनाया है, लकड़ी की जो आपके शेविंग्स वगैरह थी, जो वुड का वेस्ट मटेरियल था, उसको किसी बॉन्डेड मटेरियल के जरिए एड अप करके उसके बाद कॉम्पैक्ट करके उसके ऊपर आप पतली सी शीट लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये लकड़ी के आपको चीप दरवाजे, इसमें असल जो लकड़ी है वो नहीं। अगर आप असल लकड़ी जिसको दियार की लकड़ी कहते हैं आप उसको लेने जाएं, शीशम की आप ताली वगैरह का आप जो है ये लकड़ी निकाल लेके जाएं, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे पास वो जो लकड़ी का जो फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इस सारी चीज़ में कि हमारे पास जब प्रेशर एग्लोमरेशन हो रही है या आपके पास पाउडर्स, बल्क पाउडर्स हैं, उन बल्क पाउडर्स पे जब आप प्रेस एग्लोमरेशन का प्रोसेस लगा रहे हैं, उस प्रेस एग्लोमरेशन प्रोसेस के दरमियान में आपके पास दर हकीकत डिफॉर्मेशन भी हो रही है। डिफॉर्मेशन क्या है कि आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिफॉर्म भी हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रेशर लगाया जा रहा है। तो प्रेशर लगाने से उनकी शेप चेंज हो रही है, उनकी शेप में बड़ी तब्दीली आ रही है। ये जो शेप चेंज है ये बेसिकली आपके पास जो है इलास्टिक भी हो सकती है, इलास्टिक यानी कि टेम्परेरी, उसके अलावा प्लास्टिक भी हो सकती है परमानेंट। तो इस दौरान आपके पास ये जो प्रेस एग्लोमरेशन का प्रोसेस है उस दौरान हमारे पास डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है और वो बड़े माइक्रो लेवल पर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो किस तरह के आपके पास वो प्रोसेस है। ये देखिए आपके पास इनिशियली हमारे पास एक बल्क सॉलिड मौजूद होगा। उस बल्क सॉलिड, ये आपके पास देखिए लूज आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये सारे लूज हैं, ये लूज पैकिंग है कि इंडिविजुअल आपके पास बल्क सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। आप कभी कभार ये देखिए अगर आपका रेत पड़ी हो, रेत का ढेर पड़ा हुआ, आप उसको दबा दबा के उसको प्रेस करें, उसके बाद झुरमट मारें, तो झुरमट मारने से उसके बाद या जैसे आप कभी भराई करते हैं कोई मकान वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी जो बुनियादें डालने के बाद उसके अंदर जब भराई की जाती है तो भराई करने के बाद उसको वगैरह झुरमट से वो उसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से ताकि वो जो मिट्टी है जितनी वो बैठना चाहे वो बैठ जाए, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं उसकी हाइट का जो लेवल है वो कम हो जाता है। फिर आप मजीद मिट्टी मंगवा कर उसकी भराई कराते हैं। ये प्रोसेस आप चलाते रहते हैं ताकि आपके पास एक सॉलिड किस्म की बेस बने। तो इसी तरह आपके पास ये लूज फीड मौजूद है, ये बल्क सॉलिड्स हैं। आप इसको आप कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ अ बल्क सॉलिड्स। आपके पास ये एक बेड ऑफ बल्क सॉलिड है, फीड मौजूद है। उसकी आप हाइट नोट कर सकते हैं, हमने हाइट दे दी है उसकी h0, एक उसकी हाइट है हमारे पास। अच्छा, फिर अब आपने प्रेशर अप्लाई किया, देखिए आपने इनिशियली प्रेशर अप्लाई किया, ये आपके पास इनिशियली लूजली आपके पास अवेलेबल बल्क सॉलिड्स थे जिससे आप कोई प्रेस एग्लोमरेशन का प्रोसेस लगाकर कोई प्रोडक्ट, एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट्स आप हासिल करना चाहते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, ये गौर कीजिएगा, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से आपके पास अब ये कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने से इनका जो बेड का जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी। झुरमट चलाया तो ये बेड हाइट रिड्यूस हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि इनिशियल हाइट ये थी, अब उसकी हाइट यहाँ तक आ गई है, तो ये उसकी हाइट जो है उसमें फर्दर उसमें एक चेंज आ गई है। अब गौर कीजिए, ये आपको यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट से नजर आ रहे होंगे। अब क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स मौजूद थे, ये पार्टिकल्स पहले अब एक दूसरे के साथ बेसिकली आपके यहाँ पर इलास्टिक या प्लास्टिक कॉन्टैक्ट डिफॉर्मेशन हो रही होगी। ये जो कॉन्टैक्ट्स है जहां जहां पर ये कॉन्टैक्ट एक दूसरे में प्रेस हो रहे होंगे, और ये या तो जो प्रेस होने के बाद जो डिफॉर्मेशन होगी, दो तरह की डिफॉर्मेशन होगी। इस पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगी जो कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। लेट्स से अगर आप उसके अंदर दोबारा एयर डालेंगे तो दोबारा वो लूज हो जाएंगे, या कुछ प्लास्टिक भी होगी जिसमें पार्टिकल्स जो है अब वो कम्प्लीटली परमानेंटली ब्रेक हो चुके हैं, परमानेंटली उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल कोई चेंज आ चुकी है। तो ये दीज आर द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। ये देखिए, ये यहाँ पर ये लूजली थे तो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आ गए, जिसके बाद आपके पास अब यहाँ पर एक डिफॉर्मेशन आई है। फर्दर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, फर्दर प्रेशर लगाया, फर्दर जो प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने से अब क्या हुआ आपके पास, ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास ये पोर्स हैं, गैप्स हैं, ये वॉइड स्पेसेस हैं। दीज आर द पोर्स, वॉइड स्पेसेस, गैप्स बिटवीन दिस बल्क सॉलिड्स। ये अभी भी जब प्रेशर लगाया था, ये गैप्स, ये वॉइड्स, ये आपके पास जो स्पेसेस थी, एम्प्टी स्पेसेस, ये मौजूद थी। अब क्या होगा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिक प्लास्टिक कॉन्टैक्ट डिफॉर्मेशन कोई फर्दर पार्टिकल्स नए प्रोड्यूस हुए हो, ये पॉसिबल है।
लेकिन ये होगा क्या कि जो गैप्स हैं वो गैप्स फिल हो जाएंगे। आपका जो बेड था बल्क ऑफ सॉलिड्स का, उसकी हाइट फर्दर रिड्यूस हो गई। देखिए इनिशियली ये था, अब वो यहाँ पर पहुंच गई है, फर्दर उसकी हाइट रिड्यूस हो गई है। अब क्या हुआ है कि जो थर्ड स्टेज थी, इस थर्ड स्टेज में प्रेशर लगाने से आपके जो बल्क सॉलिड थे उनके दरमियान में जो पोर्स थी बेसिकली वो फिल हो गए। अब इट्स मोर लाइक अ मोर सॉलिड फॉर्म, आपके पास एक थॉरली एक कोई सॉलिड किस्म का बन गया। यहाँ पे लूज थे, आपके पास समझिए हम एग्लोमरेशन के करीब करीब पहुंचते जा रहे हैं। फर्दर हम चलते हैं आगे, फर्दर चलते हैं, देखिए अब क्या हुआ है। बेसिकली आपके पास जब आपने मजीद प्रेशर लगाया है, तो मजीद प्रेशर लगाने से क्या हुआ कि आपके पास वो जो एक सॉलिड आपके पास चीज बनी हुई थी, एक सॉलिड आपके पास बेसिकली जो एक कॉन्टिन्यूस बल्क सॉलिड से गैप्स वगैरह खत्म हो गए। जब आपने उसको मजीद प्रेशर लगाया, मजीद प्रेशर लगाने से फर्दर उसकी हाइट रिड्यूस हो गई है। तो गैप्स करने के बाद अब आपके पास ये आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिकली आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ये आपको नजर आ रहा है कि ये अब दोबारा उसकी वो ब्रेकेज शुरू हो गई है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो गई है। और ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुई है, इसकी वजह से अब आपके पास लार्ज कॉन्टैक्ट एरियाज क्रिएट हो गए। ये देखें यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमारे पास थे, ये जो कॉन्टैक्ट एरियाज थे बड़े स्मॉल थे, पॉइंटेड थे। ये कॉन्टैक्ट एरियाज थे, कुछ कॉन्टैक्ट एरियाज फर्दर इंक्रीज किए, लेकिन जब यहाँ पे हम पहुंचे, ये जो कॉन्टैक्ट एरियाज हैं ये उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अब आपके पास यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है और लार्ज कॉन्टैक्ट एरियाज आपके पास हासिल हो गए। फर्दर आपने जो है इस स्टेज के बाद दोबारा मजीद प्रेशर लगाया। जब प्रेशर लगाया तो हाइट मजीद उसकी कम हो गई है। अब वो आपके पास मजीद जो है वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, मजीद कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। तो कॉम्पैक्ट होने के दौरान में क्या होगा कि अब ये जो इसके कॉर्नर से बेसिकली उसकी जो एजेस थी, अब उन एजेस की फर्दर ब्रेकेज शुरू हो जाएगी। फर्दर उसके अंदर अगर कोई पोर्स मौजूद थे, कौन से पोर्स, जब ये यहाँ पर आपके लार्ज कॉन्टैक्ट एरियाज जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, तो लार्ज कॉन्टैक्ट एरियाज क्रिएट होने की वजह से जो अगर कोई पोर्स वगैरह उसके अंदर आए हैं, वो पोर्स वगैरह क्रिएट हुए हैं, कोई एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हुई हैं, तो वो एम्प्टी स्पेसेस जो हैं अब मजीद इस सेकंड लास्ट स्टेज के अंदर वो पोर फिलिंग हो जाएगी। और जब हम लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे, तो लास्ट स्टेज में आपके पास क्या हुआ है कि बेसिकली आपके पास ये कंप्लीटली जो आपकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी एंटायर टैबलेट की। और आपके पास ये जो आपको प्रोडक्ट है बेसिकली आपके जो प्रेशर एग्लोमेरेटेड कोई ब्रिकेट्स हैं या कोई आपके पास एग्लोमेरेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास वो आपको मिल जाएंगे। और आपके पास ये जो बल्क सॉलिड्स है उनके मुकाबले में आपने कॉम्पैक्ट को ये आपको एग्लोमरेट्स है वो आपने हासिल कर लिया। सो दीज आर द माइक्रो प्रोसेसेस which are continuously taking place inside your pressure agglomeration apparatuses और equipments। और इसके दरमियान में जो डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है हमने इसको देख लिया किस तरीके से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, कि आपको इसको गो थ्रू कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जो आपके बेसिकली आपके जो ड्यूरिंग दिस प्रेशर एग्लोमरेशन चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस क्या हैं वो उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये मैंने कुछ आपको पैलेटाइजिंग मशीन्स हैं बेसिकली, जो ये पैलेटाइजिंग मशीन्स हैं दे आर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर हमारे पास जो प्रेशर एग्लोमरेशन है उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो बेसिकली उसके अंदर आपके पास उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर एक तरह जो है आपके पास कि आप फीड एंटर कर रहे हैं और फीड एंटर करने के बाद आपके पास जो ब्रिकेट्स हैं वो ब्रिकेट्स आप बन रहे हैं। लूज बाउंडेड फीड है, लूजली बाउंडेड फीड है और आपके पास को ब्रिकेट्स बन रहे हैं। तो जो ये सिंपल टाइप है ये आपके पास रैम एक्सट्रूजन या प्लंजर प्रेस है। इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, बाकी हर मशीन को हम डिटेल में नहीं देखेंगे। थोड़ा इसको रैम एक्सट्रूजन या प्लंजर प्रेस को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। फिर आपके पास यहाँ पर ये देखिए स्क्रू एक्सट्रूडर है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर पैलेटिंग मशीन विद फ्लैट डाई एंड मोलर टाइप प्रेस रोलर। यहाँ पर आपके पास पैलेटिंग मशीन विद वन सॉलिड और आपके पास वन हॉलो रोल है। ये देखिए कि आपके पास ये सॉलिड रोल, ये आपके पास सॉलिड रोल है और ये आपके पास हॉलो रोल है। फिर इसी तरह आपके पास पैलेटिंग मशीन विद टू हॉलो रोल्स, और जब जब आपके पास ये दो रोल्स साथ होंगे these rolls will be rotating in opposite direction, meaning
कि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आपके पास यहाँ पर मशीन विद इंटरनल प्रेस रोल्स है, और उसके बाद आपके पास कोई गियर टाइप कोई पैलेटाइजर है, जिसमें यहाँ पर आपके पास इनसाइड द रोल्स सम गियर्स आर और आल्सो प्रेजेंट व्हिच आर गिविंग यू अ डेफिनेट काइंड ऑफ शेप फॉर योर एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें देखते हैं कि आपके पास रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन एंड डाई प्रेस, इसके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है एक्स सेंटर प्रेस। क्या है? देखिए आपके पास जैसे कि हमारे पास कोई हैंडल व्हील होती है, हैंडल व्हील से क्या मुराद है कि कभी कभार आप देखिए कि आपके पास कोई कीमे वाली मशीन है, तो कीमे वाली मशीन बनाने के लिए आपके पास जो बाहर से हैंडल लगा होता है, तो वो उस हैंडल का नाम है एक्स सेंटर। जो हैंडल है आपका, बाहर से जिस हैंडल को आप निकाल के घुमा रहे हैं, तो बेसिकली ये वो आपका है कि आपके पास यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग एक क्या है कि आपके पास ये जो पिस्टन है, आपने एक हैंडल लगाया हुआ है, हैंडल जब घुमाते हैं उसके घुमाने से आपने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ये जो आपका पिस्टन है, ये पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। जब आप एक दफा घुमाते हैं ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से आपकी ये जो अपर पंच और ये जो लोअर पंच है, इनके दरमियान में जो आपका फीड मटेरियल है, उस फीड मटेरियल को डालकर आप उससे एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपके पास जो एक्स सेंटर प्रेस है, ये आपके पास कोई हैंडल व्हील मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप उसको रोटेट करा रहे हैं। तो रोटेट कराने के बाद आपने उसको इस तरीके से अटैच किया हुआ है कि जब रोटेट कराने के दौरान पहले चक्कर में वो आपका जो है जो पिस्टन है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर वो बैकवर्ड मूव करेगा, टू एंड फ्रो आपके पास ये मोशन आ रहा है, रेसिप्रोकेटिंग एक मोशन आ रहा है। उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से ये जो आपके अपर एंड लोअर पंचेस हैं, उनके दरमियान में जो फीड मटेरियल मौजूद है, उस फीड मटेरियल को आप एग्लोमरेट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, मजीद देखते हैं इसमें कि आपके पास मजीद देखते हैं कि आपके पास एक और हमारे पास रोटरी टैबलेटिंग मशीन है। इस डायग्राम में एक्चुअली आपको ये एक्स सेंटर शो नहीं किया गया, लेकिन वो एक्स सेंटर यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये बेसिकली आपके पास वो टेबल है, या वो आपके पास इसके लिए एक चीज यूज की जाती है, इन रॉड डाइज। मिसाल के तौर पर जैसे आप कीमे वाली मशीन के अंदर देखें, कीमे वाली मशीन के अंदर जो ग्रूव्स मौजूद होती है, जो डिजाइन मौजूद होता है, जिसकी शेप में अगर आप माइक्रोस्कोपिकली अगर आप अपने कीमे को देखें तो उसकी जो डिजाइन बन जाता है, उस कीमे के अंदर वो जो स्ट्रक्चर सा बन जाता है उसका, वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल उसी तरह का आपके पास वो बेसिकली ये जिस तरह के डाई का इंटरनली डिजाइन होगा वैसा ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये टैबलेट है, यहाँ पर फीड आपने जो डाली है, वो फीड डालने के बाद बेसिकली आपको ये जो टैबलेट्स मिली हैं, इस रोटरी टैबलेटिंग मशीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ये फ्लो कर रही है, और आपके पास जो एक्स सेंटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको आप रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने के दौरान में फीड आपके आगे फॉरवर्ड करती है। फॉरवर्ड करने के दौरान में आपके पास जो यहाँ पर ये अपर पंचेस हैं, ये आपके पास कुछ जो है उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये लोअर पंचेस मौजूद हैं। ये आपके वो ब्रिकेट्स हैं जो मौजूद हैं, ये ट्रैक हुए हैं। उसके बाद आपके जो डिज़ाइन है बेसिकली उसके मुताबिक आपको जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगा। ये आपकी रोटरी या टैबलेटिंग मशीन है विच इज ऑल्सो being considered under pressure agglomeration। अच्छा, एक हमारे पास रैम एक्सट्रूजन प्रेस है। स्पेशली इस इक्विपमेंट को कोल ब्रिकेटिंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको कोल ब्रिकेटिंग के लिए यूज किया जाता है। रैम एक्सट्रूजन के अंदर जो एक्चुअल चीज़ है वो ये कि आप यहाँ पर रैम एक्सट्रूडिंग के अंदर बेसिकली आप एक रैम यूज करते हैं। मैं अभी आपको फर्क बताता हूँ कि डाई एक्सट्रूजन में और रैम एक्सट्रूजन में क्या फर्क है। तो आपके पास जो ब्रिकेट डाई है, बेसिकली आपकी जो ब्रिकेट डाई है वो यहाँ पर मौजूद है, ये आपका ब्रिकेट बन रहा है। ये आपकी यहाँ पे रैम है, वो रैम जो प्रेस करता है तो आपको वो ब्रिकेट्स वगैरह बना रहा है। उसके बाद उसकी बाकी उसकी असेंबली वगैरह मौजूद है, जिसकी मदद से आप जो है ये रैम एक्सट्रूजन का प्रोसेस कंप्लीट करा रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था, ये आपके पास एक सिंपल रैम एक्सट्रूजन है। पॉलीमर एक मेल्ट है आपके पास, आप पोली कोई पाउडर है उसकी मदद से आप कोई पोली पाउडर को आप जो है एक्सट्रूडेड कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका कोई आप जो है प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप बेसिकली ये जो है आप रैम एक्सट्रूजन, ये जो रैम है इट्स काइंड ऑफ अ शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट होगी
इस सॉलिड शाफ्ट को क्या किया जाता है कि आप ये जो सॉलिड शाफ्ट है, ये ऊपर से फीड मटेरियल आ रहा है, ये रैम प्रेस वगैरह को के जरिए, और उसके बाद आपके यहाँ से जो डाई है उसकी शेप में आपके पास जो जो एक्सट्रूडेड पॉलीमर है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह के जो प्रोसेस के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रूजन हमारे पास प्रोसेस है, इस एक्सट्रूजन प्रोसेस के नतीजे में हम जो आपके पास मेन इसके ऊपर एक सेंटर जो फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये सॉलिड है, आपके पास एक शाफ्ट है, इसको आप रैम कह रहे हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास जो डाई एक्सट्रूजन होती है, ड्राई एक्सट्रूजन में आपके पास यहाँ पर अगर आप गौर करें आपको स्क्रू शेप, जैसा कीने वाली मशीन में आपको स्क्रू शेप नजर आ रही होगी, तो बेसिकली फर्क ये है कि इसके अंदर आपके पास स्क्रू शेप है, वो रैम सॉलिड शाफ्ट नहीं है जो कि प्रेस कर रही है, आपके पास स्क्रू शेप ये शाफ्ट है जो जिसके जरिए आपका जो फीड मटेरियल है वो आपका फीड मटेरियल बेसिकली आपको कोई एक्सट्रूडेड जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रहा है। जो एक्सट्रूजन है बेसिकली हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शायद एज सच केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें इसकी जो है इसका एंड प्रोडक्ट के तौर पर आप यूज़ ना कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एक्सट्रूजन के ज़रिए आप पाइप्स, ट्यूब्स, वायर कोटिंग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक फिल्म्स, शीट्स, प्लास्टिक बैग्स, उसके अलावा आप जो है पेपर और फॉयल की कोटिंग्स, यार्न, जो आप ये हम इसके अलावा ये फाइबर वगैरह के अंदर टेप्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की जो शेप्स हैं वो इजीली हम जो है एक्सट्रूजन प्रोसेस की मदद से हम बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो ये मैंने आपसे दिखाना था कि रैम प्रेस और एक्सट्रूजन जो आपके पास थी, रैम एक्सट्रूजन, और जो आपके पास दूसरी नॉर्मल एक्सट्रूजन थी, डाई एक्सट्रूजन, उसमें क्या फ़र्क था। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास रैम प्रेस के अंदर जो कॉम्पैक्शन का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, कॉम्पैक्शन किस तरीके से हो रही है, वो क्या फिनोमेना है जिसकी मदद से आपके पास वो कॉम्पैक्शन हो रही है। ज़रा आप गौर कीजिए कि आपके पास ये देखिए कि ये वो रैम है, जब आपने इसको फिल कर लिया, फिल करने के बाद आपके पास ये पहली स्टेज है, आपने प्रेशर लगाया, आपके पास फिलिंग हुई, उसके बाद आपके पास ये अगली स्टेज में बिगिनिंग ऑफ कॉम्पैक्शन है। अब आपके पास ये जो बेसिकली आपके पास रैम है वो कॉम्पैक्ट करके आपकी फीड को उसने यहाँ पे देखिए आपकी लूजली बाउंडेड फीड थी या उसने कॉम्पैक्ट कर दी है। उसके बाद अगले स्टेज में स्ट्रोक उसने लगाना शुरू किया है, तो स्ट्रोक लगाने से आपके जो अपर और लोअर डाइज वगैरह है उसके अंदर स्ट्रोक लग जाता है। उसके बाद फिर जब आपका यहाँ पर फॉरवर्ड स्ट्रोक था, फिर उसके बाद वो बैकवर्ड स्ट्रोक लगा, ताकि उसके साथ साथ आपके पास ये जो है दोबारा से आपकी जो फीड है ड्यूरिंग दी स्ट्रोक्स द फीड एंटर्स, बिकॉज जो है इन स्ट्रोक्स की वजह से वो फीड एंटर हो जाती है। यहाँ पे जैसे फीड एंटर हुई है, ये आपके पास कंपैक्शन हुई है, अब उसके बाद जब वापस आया तो फीड उसमें एंटर होगी। फिर उसके बाद इस तरह आपके पास डेक एक्सपेंशन है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, और इस तरीके से हम जो कॉम्पैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो रैम प्रेस के अंदर हम अचीव कर लेते हैं। सो दिस वाज द कॉम्पैक्शन या प्रेशर एग्लोमरेशन। सिंटरिंग देख लें, सिंटरिंग अब क्या है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि बेसिकली आपके पास जो सिंटरिंग है उसके अंदर आप हीट अप्लाई कर रहे हैं, और जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली दे स्टार्ट माइग्रेटिंग अक्रॉस द इंटरफेस। तो इंटरफेस बेसिकली क्या है कि देखिए जैसे अगर मैं आपके पास लेट से कि आपके पास जैसे मैं हम अगर मेरे हाथ के ऊपर, तो उस हाथ के ऊपर अगर मैं कुछ दाने रख दूं, मैं चने के दाने रख दूं, तो चने और मेरे हाथ के दरमियान का जो इंटरफेस है बेसिकली वो मेरे हाथ की जो स्किन है वो इंटरफेस होगा, वो कांटेक्ट होगा। तो बेसिकली उनके दरमियान में जो बाउंड्री होती है वो उसको हम इंटरफेस कह रहे हैं, और उस इंटरफेस के दौरान के दरमियान में आप जब सिंटरिंग के प्रोसेस कर रहे होते हैं, अप्लाइंग हीट कर रहे होते हैं, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली वो माइग्रेशन उस जगह पे शुरू होती है जहां पर आपके वो जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरफेस पर। सिंटरिंग के अंदर हीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग के बगैर आपका सिंटरिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो सकता।
और जब आप हीटिंग कर रहे होंगे, हीटिंग इज ऑलवेज डन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हीटिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट लोअर टेम्परेचर। और ये जो एलिवेटेड टेम्परेचर हैं, हायर टेम्परेचर हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट होंगे, डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल की क्या नेचर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता हुआ आपके पास जो वेरियस मटेरियल्स हैं उनका सबका कोई यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं होगा, कोई डिफरेंट टेम्परेचर होगा जिससे आपको वो सिंटर मिलेंगे। तो जो आपके सिंटरिंग के प्रोसेस के दरमियान में जो फर्स्ट स्टेज है सिंटरिंग की, उसमें आपका जो सॉलिड है, जो बल्क सॉलिड आप जिसका सिंटर बनाना चाहते हैं, वो अभी आपके पास सॉलिड स्टेट में है। और उसके बाद आपके पास सॉलिड स्टेट में बनने के बाद वो आप जब उसकी वो मेल्टिंग हल्की सी शुरू होती है तो वो बेसिकली एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो क्या होगा कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद थे, जब उनके एक्सटर्नल्स ने जो उसके इंटरफेस पर जो मौजूद कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे वो थोड़े बहुत मेल्ट होंगे या वो अपने एक्सपैंड होंगे या एक्सपेंशन होगी, तो वो आपकी एक डिफ्यूजन सी आ जाएगी, एक डिफ्यूज, एक पिघला हुआ आपके पास वो मैटर सा आ जाएगा और वो एक दूसरे के दरमियान एक परमानेंट कांटेक्ट बना लेंगे। वो जो परमानेंट कांटेक्ट होगा, अगर उसको माइक्रोस्कोपी के लिए देखा जाए तो वो कोई ब्रिज लाइक, कोई इस तरह के पुल से बन जाएंगे, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर आपके पास उन सर्फेसिस के दरमियान में बन जाएंगे। जब आप उस सेंटर को कूल करते हैं तो वो ब्रिजेस सॉलिड हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाएंगे। सिंटर बनाने के बाद, कूलिंग के बाद आपको उसकी पोस्ट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। पोस्ट ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि पोस्ट ट्रीटमेंट के ज़रिए आप बेसिकली अपने एग्लोमरेट्स के दरमियान में कोई परमानेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। उसके अलावा आप जो अपने सिंटर्ड मटेरियल है उसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक फाइनल प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद जो है और ख़ास तौर पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अब सिंटरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने, नहीं, आपने सिंटर इनिशियल बना लिया, उसके बाद जो उसकी पोस्ट ट्रीटमेंट है, ये दिस इज पॉसिबल कि फॉर पोस्ट ट्रीटमेंट नाउ यू आर यूजिंग जो है टम्बल या ग्रोथ एग्लोमरेशन आप कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी कॉमन। तो ये आप इससे बिल्कुल घबरा नहीं जाना, आप एक से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के एग्लोमरेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो सिंटरिंग आपने पहले किया, आपके पास सिंटर बन गया, जब आपने पोस्ट ट्रीटमेंट किया तो पोस्ट ट्रीटमेंट के अंदर आप और एग्लोमरेशन का प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल यहाँ पे शो की गई है। हमारे पास जो सिल्वर पेस्ट का हमारा एक डोनर डीए पॉलीमर, बेसिकली दिस इज अ डोनर एक्सेप्टर पॉलीमर है, ये हमारे पास ये जो डोनर एक्सेप्टर ये जो पॉलीमर होते हैं ये क्योंकि हमारे इसका सब्जेक्ट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है डोनर एक्सेप्टर पॉलीमर्स का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि बेसिकली हमारे पास जो है कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स होते हैं और वो जो कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर कुछ हिस्से हैं, उसमें कॉन्जुगेटेड बैकबोन, सब्स्टिट्यूएंट्स, उसकी साइड चेन शामिल है। और ख़ास तौर पर जो इन कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स के दरमियान में जो बैंड गैप रिडक्शन है या फोटोफिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड कर रही होती हैं उस कॉन्जुगेटेड बैकबोन पर। अच्छा, अब बेसिकली ये जो कॉन्जुगेटेड बैकबोन है ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स और एक्सेप्टर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से इसको हम डोनर एक्सेप्टर पॉलीमर कहते हैं। आपके लिए यही जानना काफ़ी है कि आपका डीए जो पॉलीमर है कोई डोनर एक्सेप्टर कोई पॉलीमर मौजूद है। इस डोनर एक्सेप्टर पॉलीमर के अंदर हमारे पास हाई सिल्वर कंटेंट, Ag सिल्वर कंटेंट मौजूद है। अच्छा, अब जब आपके पास इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास ये पॉलीमर है, तो पॉलीमर की वजह से क्योंकि पॉलीमर मेटालिक नहीं है तो आपके पास जब इनके दरमियान में वो जो कांटेक्ट है, वो जो कांटेक्ट हो रहा है बेसिकली वो कांटेक्ट सिर्फ वहाँ कांटेक्ट पॉसिबल है कि जहाँ आपका पास सिल्वर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के साथ ही आपके जो सिल्वर पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में कोई हीट ट्रांसफर हो रही है। इसके मुकाबले में एक स्पेशल किस्म का आप सिंटर्ड पॉलीमर आप बनाते हैं, सिंटर्ड आप बनाते हैं जिसको CT2700 का नाम दिया गया। ये आपका बेसिकली सिल्वर पेस्ट है। उसके लिए आपने क्या किया है कि आपने माइक्रो जो है साइजेस के आपके सिल्वर पार्टिकल्स हैं और नैनो साइजेस के सिल्वर पार्टिकल्स हैं।
अब आपके ये माइक्रो साइज 10⁻⁻6 मीटर्स और 10⁻⁻9 मीटर्स आपके पास बहुत इस तरह डिफरेंट है उनके। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरह की ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब आपने इनके ऊपर कोई हीटिंग मैकेनिज्म यूज किया, स्टिंटरिंग यूज किया, तो स्टिंटरिंग करने की वजह से आपके पास ये जो बेसिकली है ये लिक्विड ब्रिजेस बनते हैं। शुरू में जब आपके ये स्टिंटर मौजूद होते हैं इसके दरमियान में, जब पिघलेगा तो ये ब्रिजेस बनेंगे। ये जो ब्रिजेस आपके पास बनेंगे ये अपॉन सॉलिडिफाइंग आपके अपॉन कूलिंग दीज ब्रिजेस विल सॉलिडिफाई होने के बाद अब आपके पास एक यूनिफॉर्म सिल्वर कंटेंट मौजूद है। इसका मतलब है कि आपके पास एक्सीलेंट हीट कंडक्शन होगी, आपके जो इंटरमेटालिक बॉन्ड है सिल्वर पार्टिकल्स का वो बड़ा स्ट्रांग होगा। तो ये एक एग्जांपल है किस तरीके से सिंटरिंग को यूज करके आप अपनी इफेक्टिवनेस इसको इंक्रीज कर देते हैं। खास तौर पर ये जो सिल्वर हमारे पास ये सिंटर जिसमें मैंने आपको बताया कि ये आपका जो इसको आप फिर खास तौर पर हमारी सोल्डरिंग होती है या आप इसको इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वहां पर इसको इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एग्लोमरेशंस की हमने बात की। उसके बाद हमने एग्लोमरेट्स देखे, वो एग्लोमरेट्स आपके पास क्या थे। अब हमने देखा कि एग्लोमरेट्स बेसिकली आपके किस तरीके से उनका जो डाया है एग्लोमरेट्स का और उनके डाया के ऊपर और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली देखिए आपके पास ये जो चार्ट है ये आपको ओवरऑल जो एग्लोमरेट्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो ये आपके पास हमारे पास जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है न्यूटन्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, या आप इसको मेगा पास्कल्स भी कह सकते हैं। मेगा पास्कल्स में ये वैल्यूज हमें गिवन है। इसमें आप ये देखिए कि आपको ये डाया है ये माइक्रोमीटर्स के अंदर मौजूद है। इस रेंज के अंदर यानी कि आपके पास ये जो रेंज है ये रेंज आपके पास यानी कि इस रेंज में आपके पास जो फोर्सेस हैं सबसे ज्यादा वो इस रेंज में आपकी वॉन्डर वॉल्स जो फोर्सेस है बेसिकली एग्लोमरेट्स में लग रही होती है। यानी कि वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस आपकी उस वक्त तक लग रही हैं जब आपके पास 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻³ से 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज हो और आपकी जो 10⁻⁻1 से 10⁻³ मेगा पास्कल तक प्रेशर हो। ये रेंज है फोर्सेस का। उसके मुकाबले में आपके पास जो कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग यानी कि जब आप फोर्स लगाते हैं और प्रेशर लगाने के बाद कोई जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट फ्लैट हो रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट जो सरफेस एरिया वाले पॉइंट्स हैं वो अगर पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग हो रही है, उसकी जो साइज रेंज है वो आपकी 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। और आप उसकी रेंज आप चेक कर सकते हैं कि 10⁻⁻1 से 10 मेगा पास्कल तक आपके पास है। फिर इसी तरह आपके जो लिक्विड ब्रिजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ कहाँ से होती है। वो लिक्विड ब्रिजेस जो है बेसिकली आपके यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर वो लिक्विड ब्रिजेस मौजूद हैं। इसी तरह कैपिलरी फोर्सेस हैं आपके जो आपके लिक्विड ब्रिजेस बनने के बाद कोई आपके जो लिक्विड कोई पोर्स अगर मौजूद हो उन ब्रिजेस के दरमियान में उनमें कोई कैपिलरी फोर्स लग रही हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ उनकी क्या होगी। इसी तरह आप क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स हैं और जब ड्राई हो जाएंगे उनकी क्या रेंज है। जो ब्रिकेट्स आपके फाइनल बन गए हैं उनकी रेंजेस और जो सिंटर्ड हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेंजेस हमें मौजूद है। ये थोड़ा आपको अंदाज़ा होना चाहिए किस तरीके से ये आपके डाया और उनकी स्ट्रेंथ वगैरह पर ये असरअंदाज हो रही है। इसी तरह हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्लोमरेट्स है कि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है कि अगर आप उन पर कितना हद तक जो प्रेशर है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारे एग्लोमरेट्स की उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन आपके पास ये मेगा पास्कल्स के अंदर न्यूटन पर मिलीमीटर के मेगा पास्कल के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिग्नाइट ब्रिकेट्स हैं। आपके लिग्नाइट जो ब्रिकेट्स हैं उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 मेगा पास्कल तक है और उसके कम है। उसके बाद ग्रीन पैलेट्स हैं। फिर आपके पास पैलेट्स जिनका 5 mm डायमीटर हो। फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पर ड्राइड है, आपके पास कोई सॉल्ट के कोई पैलेट्स हैं। फिर ग्रीन यहाँ पर आपके पास कोई कैल्सिनेटेड पैलेट्स हैं, उनकी आपको ये रेंजेस दी हुई है। ये लव बेटा ग्रीन से आप लोगों ने घबरा नहीं जाना। बेसिकली आपके पास ग्रीन पैलेट्स उस वक्त यूज करते हैं टर्म, एक टर्म है एग्लोमरेशन के अंदर ग्रीन पैलेट्स की यूज की जाती है।
ये उस वक्त यूज़ की जाती है कि जब आपके पास कोई पाउडर्ड ओर है और आप उससे एग्लोमरेट बना रहे हैं और आप उस ओर को जो मॉइस्ट हालत में वो मौजूद है, मॉइस्चर वो मॉइस्ट है, गीली है और आप कोई बाइंडर यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद उसको जो है कोई पैलेटाइजिंग डिस्क या पैलेटाइजिंग ड्रम यूज़ करके आप उसको जो है रोल कर रहे हैं, कोई बॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये ग्रीन पैलेट्स होते हैं इनको फिर ड्राई किया जाता है, इनको प्री हीट किया जाता है और उसके बाद आप फाइनली इसको जो है आप उनके आयरन ऑक्साइड्स के मेल्टिंग पॉइंट से बिलो आप उसको जो है हीटअप करते हैं और उसको तकरीबन आप अप्रॉक्सीमेटली 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको हीटअप करते हैं टू अचीव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो उनका नाम ग्रीन पैलेट्स होता है। घबरा नहीं जाना ये ग्रीन पैलेट्स कहाँ से आ गए। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग बुक्स जो है डाउनलोड कर चुके होंगे। इफ़ यू हैव नॉट yet downloaded these books, please download them. Go through this video. This video is available on ocw.kfueit.edu.pk, also available on YouTube, also available on LMS. आप इसको ये सारी सोर्सेज पे अवेलेबल है। जो आपकी स्लाइड्स हैं PDF में वो मैंने आपके ocw.kfueit.edu.pk LMS पे अवेलेबल है। Please beta go through them before the lecture. This is very important. If you have seen this video, ताकि आप जो है लेक्चर के अंदर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, तो लेक्चर आप ये वीडियो देखकर लेक्चर में पार्टिसिपेट किया करें और ताकि आप उसके अंदर जो है कोई सवाल वगैरह कोई जो कन्फ्यूजन है उसको आप दूर कर लें। हमारे एग्लोमरेशन जो है वो आज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि हमारे पास लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने आपको एनर्जी की इक्वेशन लिखवा दी थी साइज रिडक्शन प्रोसेसेस में, लेकिन उनकी डेरिवेशंस लिखी थी हमने, न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। तो वी विल गो बैक अगेन। तो मैं अब जो है साइज रिडक्शन वाले इसमें से वो न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन मैंने छुड़वा दिया था, जस्ट आपको थ्योरी वगैरह पढ़ा दी थी। तो उसको हम अब जो है दोबारा उसके कुछ अगले 2-3 ऐसे लेक्चर्स होंगे क्योंकि हम फर्दर उसके साइज रिडक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इक्विपमेंट्स के हवाले से न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके कुछ प्रूफ्स हैं हम देखेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, एनर्जी की जो इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव करेंगे, इंशाल्लाह वो होगा। बेटा कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप मुझे जो है लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।